हेलो बच्चों। आपको तो मालूम ही है कि हम अपनी क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की एंड ऑफ द एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। हमने इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक वीडियो में बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, अपनी प्रीवियस वीडियोस देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आगे बढ़िए। ठीक है। जैसे जैसे हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सारे टॉपिक्स रिपीट होते जा रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमें पहले कभी नहीं पढ़ा हो। ठीक है। तो हम वही रिपीटेडली सेम फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं। तो बस ध्यान से देखिए वीडियो को और समझिए। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 to check if the points R, B and C are on the same straight line or not। देखो, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को कर चुके हैं। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हमने किया क्या था। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि क्या ये तीनों पॉइंट्स M, A और G सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, और अगर है या नहीं है तो उसको चेक करने के लिए एक मेथड सजेस्ट करना था। तो हमने क्या किया था, पहले हमने इन तीनों पॉइंट्स को, ये देखो M, A और G हमारे एक ग्राफ में हमने प्लॉट किए थे, और जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हमने कर ली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में शो करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। वो फॉर्मूला कौन सा था? वो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले के मेथड को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है। तो ये आपके सामने है डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये x2 y2 x1 y1 क्या है, एक बार मैं छोटा सा रिपीट कर देती हूँ उसको। सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स है, यहाँ कहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट है कहीं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इनको ज्वाइन करें, ठीक है, तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 y2 है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और जिसमें कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो देखो, एक पॉइंट है हमारा R, जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -1। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। देखो, x एक्सिस पर -5 है और y एक्सिस पर -1 है। तो ओरिजिन से लेफ्ट से जाएंगे तो हम -5 यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है। और -1 थोड़ा नीचे की तरफ मिलेगा। तो जहां मैंने ये रेड डॉट लगाया है, ये है आपका पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -1। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा B, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -2 -5। अच्छा, तो देख लेते हैं -2 कहाँ है। ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे -2 और नीचे जाएंगे और मिल जाएगा हमें -5। ये अगेन रेड डॉट बनाया है, जो ये है पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 -5। ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और अब स्केल को लेकर हम इसको ज्वाइन भी करेंगे और साथ में अपने मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मेथड देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लगा है, ये R पॉइंट है और ये है B पॉइंट। किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं, किसी एक को x2 y2। तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ मेंशन कर रही हूँ छोटा सा x1 y1, और अगले b पॉइंट को हम मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो -2 माइनस ऑफ -5, ये ऑलरेडी आप इस तरह की कैलकुलेशन देख चुके हो, पिछली बार बड़े अच्छे से आपको ओपन करके समझाया था मैंने। तो ये ध्यान रखिए कि 2 माइनस साइन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो एक को हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है। और ओवरऑल एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -5 माइनस ऑफ -1। ठीक है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि y2 माइनस y1 है, तो y2 है हमारा -5 और y1 है -1। इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे हम, और हमारा आंसर इस तरह से होगा जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अब देखो, ये जो ब्रैकेट है माइनस माइनस ये ओपन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -2 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसी तरह -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है। और 3 का स्क्वायर होगा 9, और -4 का स्क्वायर होगा 16, और 9 + 16 हो जाएगा अंडर रूट में 25, विच इज इक्वल टू 5। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स R और B के बीच में जो डिस्टेंस हमें जो निकल के आया है, वो है 5 यूनिट। ठीक है। ये हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे पॉइंट R और B के बीच में हमने डिस्टेंस निकाला, इसी तरह B और C और
आर और सी के बीच में भी हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में लाई करके दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए तीनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे सपोज ए पॉइंट है और बी और सी, इसका डिस्टेंस है 2 और इस बी सी का डिस्टेंस है 3, तो ए और सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, तभी ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। तो यही हमें शो करना है। ठीक है, तो आर और बी के डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, इसी तरह बी और सी का निकालेंगे और फिर आर और सी का निकालेंगे। ठीक है, सारे डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। देखो, इसी तरह हमने सी और बी को मेंशन किया और सी और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ये आपके सामने कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से देखिए। और कैसे अंडर रूट ऑफ 85 आया। यहाँ कोई होल नंबर नहीं निकल के आया है, यहाँ पर रूट में एक टर्म आया है हमारा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला था, हमने आर और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला था और बी और सी का डिस्टेंस अब हमने इस बार निकाल लिया है। पहले क्या डिस्टेंस आया था हमारा 5 आया था और बी और सी का डिस्टेंस अब हमारे पास कितना निकल के आया है, अंडर रूट ऑफ 85। अब हमें क्या निकालना है, हमें आर और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो निकालते हैं। आर पॉइंट है और सी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। किसी एक को x1 y1 x2 y2 आप मेंशन करेंगे, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्टेंस निकाला, अंडर रूट ऑफ 202, ये हमारा आंसर निकल के आया। देखो, आर पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स है हमारे। पहला जो आर और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 5, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना था अंडर रूट ऑफ 85 और आर और सी के बीच का डिस्टेंस कितना निकल के आया अंडर रूट ऑफ 202। ठीक है, देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते तो ऑब्वियस सी बात है कि आर बी और बी सी या फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनका सम बाकी तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। 5 और अंडर रूट 85 को हम प्लस करेंगे तो 20, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं हुए। तो यही पूछ रहा है कि यूज योर मेथड और चेक करो कि क्या ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो हम इसका मेंशन क्या करेंगे, इसका आंसर कि तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, वो है नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो पॉइंट्स दिए हैं हमें आर बी और सी, इनको प्लॉट करना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट्स दिए थे वो भी हमें प्लॉट करके देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से ये जो येलो वाली लाइन है इस पे पॉइंट आर बी और सी है। ठीक है, सी पॉइंट जो है वो इस लाइन से बाहर जा रहा है, यही हमें शो कर रहा है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर या चेक पॉइंट हो सकता है जहां पर हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बट ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पॉइंट्स थे एम ए और जी, ये हमने जब प्लॉट किया उनको ज्वाइन किया तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। देखो देखो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 पिछली वीडियो में, जिसमें एम ए और जी, जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे। इसको ग्राफ में प्लॉट किया तब भी ये कोलिनियर बन रहे हैं और हम कैलकुलेशन के थ्रू हमने चेक किया डिस्टेंस फॉर्मूले से कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला वेरीफाई होता है तो तीनों के तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होता है तो तीनों पॉइंट्स लाइन ड्रॉ कर कर उसके ऊपर लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, द 3 पॉइंट्स आर बी एंड सी will not lie on the same straight line because distance RB plus distance BC is not equal to distance RC। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान के चलना है। ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, सेंटर पे होता है ओरिजिन जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसको वन ऑफ द वर्टेक्स मान के आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, लेकिन वो आइसोसेलेस होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी होती है, अगर आपने ये ट्राइंगल बनाई तो अगर कोई दो साइड ट्राइंगल के बराबर होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस बोलते हैं। ठीक है, और राइट एंगल वर्ड क्यों आ गया इसमें, राइट एंगल का मतलब ये है कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से हमें एक ट्राइंगल बनानी है जिसके दो साइड्स इक्वल हो और वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। अब मालूम है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट एंगल कहाँ बनता है, हमारा यहाँ कहीं सेंटर पे बनता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है ना, मालूम है ना आपको। तो आप यहाँ पर कहीं भी किसी भी क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनना है। देखो ये हमने वर्टेक्स लिया, यहाँ पर ये है ओरिजिन, ठीक है, आप ये मेंशन करेंगे। और यहाँ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। देखो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ये 7 यूनिट्स ट्रैवल कर रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने यहाँ तक 7 पॉइंट लिया। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी हमें 7 पॉइंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दोनों साइड्स बराबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो साइड है ओ से लेकर राइट साइड की तरफ, इसका नाम रख लेते हैं ए सपोज, ठीक है। ओ ए अगर 7 यूनिट है तो इसी तरह से ऊपर वाला पॉइंट मान लेते हैं ये बी है, तो ओ बी भी हमारा 7 यूनिट होना चाहिए। और ये देखो ये 7 यूनिट ही गया है हमारा, ठीक है। तो बोथ द यूनिट्स आर ऑफ 7, इसका मतलब है कि ये ओ ए और ओ बी दोनों के दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हमने अपनी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। अगर आपको लिखकर दिखाना भी है तो हम कैसे लिखकर दिखाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, राइट 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ओ ए और ओ बी दोनों 7 यूनिट के बराबर है। ये 7 यूनिट जरूरी नहीं है कि आपको 7 ही लेना है, आप कोई भी यूनिट ले सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रही हूँ। देखो इस केस में मैंने ओरिजिन से लेफ्ट साइड में गई हूँ, तो यहाँ पर आपको मैंने 9 यूनिट लेकर दिखाया है, ठीक है। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी 9 यूनिट है। तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जो कि 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। आप इनके नाम भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस केस में समझाने के लिए आपको ओ एम और ओ एन लिखा है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हमारी ट्रायंगल ओ एम एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको जो मैंने दिखाए हैं, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बनाया है मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इसको जैसे मर्जी चाहे वैसे बना सकते हैं। आप थर्ड क्वाड्रेंट में बना सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। लेकिन आपको ओरिजिन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स लेना है, एक वर्टेक्स लेना है कोई भी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी बना सकते हो अपना राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ओरिजिन यहाँ पर है, इधर कॉर्नर पे जहाँ मैंने डॉट लगाया है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। यहाँ से इधर की तरफ ऊपर ओ ए और ओ बी, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके डिस्टेंस निकाल कर दिखा सकते हो कि दोनों के दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल हैं। तभी आप बता पाओगे कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। ओरिजिन हो गया हमारा यहाँ पर, ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे एंड ओ बी निकालेंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स, देन यू विल शो कि हाँ ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आपको मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ये ब्लैंक ग्राफ है, आप अपनी तरफ से एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे होगा, ठीक है। मैंने आपको 3 वैरायटी दिखा दी है, चौथी अब आपका होमवर्क हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनानी है जिसका एक वर्टेक्स तो होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और इसका दूसरा क्वाड्रेंट होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पर कहीं इसने राइट एंगल की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की है, यानी कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके सिर्फ दो साइड्स कोई भी इक्वल हो। एक एंगल 90 डिग्री है या नहीं है इसकी मैंडेटरी नहीं बताया है, ये नहीं बताया कि आपको ये बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऐसा कौन सा डायग्राम बना सकते हैं। देखो आपके सामने एक शेप है, ये हम आपका एक वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पर। देखो ऊपर लिखा है ना, यूजिंग ओरिजिन एज वन ऑफ द वर्टेक्स, ये हमेशा रखना है आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट में राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं की है, सिर्फ ये बात की है कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वर्टेक्स होना चाहिए। तो देखो आपके सामने डायग्राम है, ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, राइट में जाएंगे तो 1 2 एंड 3, और नीचे जाएंगे तो -1 -2, ठीक है। तो अब बताओ इस ये जो बड़ा सा पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इस पॉइंट का नाम रखती हूँ मैं ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 -2। और इसी तरह से राइट साइड में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे 3 -2,
ठीक है। तो तभी हमारे ये दो डिस्टेंस ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड कंडीशन को वेरीफाई कर दिया है। इसी तरह से मैंने आपको एक यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हो। चलो इस ट्राइंगल के पहले नाम लिख लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। और नंबर लाइन पे भी नंबर लिख लेते हैं। ये है -1, -2, -3। जब तक आपको प्रॉपर पॉइंट्स प्लॉट करने नहीं आएंगे बेटा, आप क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको कार्टेशियन सिस्टम पर नंबर्स को प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। ये -1 हो जाएगा नीचे, -2 और फिर -3। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब आप देख के बता सकते हो आसानी से। जो पॉइंट ए है हमारा वो कहीं -2 और -3 के बीच में है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2.5, -3, ठीक है। और इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2.5, 3, ठीक है। तो ये दो मैंने ऑप्शंस आपको दिए हैं, आप अपनी तरफ से और अलग ऑप्शन भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपका जो होमवर्क है वो ये कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ये जो डिस्टेंस है ओ ए और ओ बी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन यू विल सी कि हमारे जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, तभी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। वो है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी। एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एस के, एम के और टी के। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी और नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ मिड पॉइंट की बात कर रहा है। एक बार मिड पॉइंट को हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं। देखो, ये है आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने एक्सप्लेनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको पढ़ाया था। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रही हूँ कि सपोज आपके सामने एक कार्टेशियन सिस्टम है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट लिया है मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। तो यहाँ कहीं एम जो पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 y1 x2 y2 क्या है, ये जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं x1 y1। हमने एज्यूम किया है क्योंकि दोनों को सेम तो नहीं रख सकते, तो इसीलिए एक का नाम x1 रखा है, दूसरे का नाम x2 रखा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं एक पुट करके दिखाती हूँ आपको। देखो, ये है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 हो गया -7 और x2 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -7 प्लस 5 कितना आया, -2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये कट के आ जाएगा 1। इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये होगा y1 प्लस y2 यानी कि -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। तो -1 और 2 हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। बस इसी तरह से हमें फॉर्मूला यूज करके जो हमारे गिवन क्वेश्चन है इसमें हम मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है हमारा एस और टी, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है हमारा एस और ये है पॉइंट टी। एस के कोऑर्डिनेट है -3, 0 और टी के कोऑर्डिनेट है 3, 0। हमें बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट जो बीच में आएगा वो 0, 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। x1 हो जाएगा -3, x2 होगा 3 डिवाइड बाई 2 और y1 y2 क्या होगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्लोज करेंगे -3 प्लस 3 विल बी 0, तो 0, 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है हमारे मिड पॉइंट के। तो यही पूछा है उसने कि क्या 0 इसके मिड पॉइंट होगा, तो यस इसका मिड पॉइंट होगा 0, 0, ठीक है। अब इस पूछा है कि रीजन फॉर योर आंसर, तो इसका आपने जो बताया है वो कैसे पता चला कि वो मिड पॉइंट है, क्योंकि हर बार आप क्वेश्चन को अपने ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे, आपके पास एक प्रॉपर सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको मिड पॉइंट प्रूव कर रहे हो। तो आप उसका आंसर लिखेंगे, यू कैन से दैट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन से दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ s एंड t। इसी तरह आपके पास सेकेंड पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार अलग अलग सिचुएशंस हैं। आपको चेक करना है कि जो बीच वाला पॉइंट है m इसके मिड पॉइंट है या नहीं।
ठीक है, तो अब आपका ये होमवर्क हुआ इतना पार्ट, ये आपको अपने होमवर्क में अपनी कॉपी पे करना है। व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट m s t। इसने कहा है कि अगर m मिड पॉइंट है, यहाँ पर m मिड पॉइंट है s और t का। देखो अपने फर्स्ट पार्ट में हमने किया ना, s और t के बीच में मिड पॉइंट हमें क्या निकल के आया, m। तो आपको क्या लग रहा है इनके बीच में क्या कनेक्शन है? इनके बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। दैट थ्री पॉइंट्स विल लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 भी किया आज। देखो हर वीडियो को आप ना 2 बार जरूर देखा करो। वो इसलिए कि पहली वीडियो में आप विदाउट पेन पेपर लेकर बैठोगे और पहले जो कितना भी समझाया हुआ है आपको कि कहाँ हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, किस तरह से हमने चीज़ों को एज्यूम किया है, हमें क्या निकालना है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड टाइम पे अपने नोट्स बनाया करो, ठीक है? तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर अच्छे से होता रहेगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, आपको खुद अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चंस के हल ढूँढने हैं, ठीक है? वो तभी होगा जब आपने क्वेश्चंस को सही तरीके से समझा होगा कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, उसको हमने कैसे अटेम्प्ट किया था। ओके, तो अब अगली बार से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।